हेलो फ्रेंड, हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर वोकेशनल कोर्स व्यक्तित्व विकास के क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया गया है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके अंतर्गत आपकी पहली इकाई है व्यक्तित्व विकास व्यवसाय पाठ्यक्रम। इसकी इकाई 1 है व्यक्तित्व की गति की। इसका पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, समझाइए। अथवा व्यक्तित्व का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उसकी कोई दो उपयुक्त परिभाषाएं लिखिए। तो इसका उत्तर है व्यक्तित्व का अर्थ। यहाँ पर आपको व्यक्तित्व के अर्थ के बारे में बताया गया है। इसमें पहला पॉइंट है पाश्चात्य दृष्टिकोण। अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का रूपांतरण है। इसके बारे में आपको बताया गया है। कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार आपको परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें पहला है आलपोर्ट के अनुसार, दूसरी है बिग व हट के अनुसार, तीसरी है ड्रेवर के मतानुसार, चौथा है डेशियल के मतानुसार। यहाँ पर आपको परिभाषाएं दी गई हैं। इसके बाद में भारतीय दृष्टिकोण। व्यक्तित्व शब्द की व्युत्पत्ति व्यक्ति शब्द से हुई है। यहाँ पर आपको भारतीय दृष्टिकोण में व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। इसके बाद में व्यक्तित्व की परिभाषा। पहला समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर, दूसरा दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर, तीसरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर। यहाँ पर आपको व्यक्तित्व की परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, समझाइए। अथवा व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो इसका उत्तर है व्यक्तित्व के प्रकार। यहाँ पर आपको व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में बताया गया है, जो कि निम्न है। पहला शरीर रचना प्रकार। इसमें पहला शक्तिहीन, दूसरा खिलाड़ी और तीसरा नाटकत वाला है। इसके बारे में पहला है शक्तिहीन, दूसरा है खिलाड़ी, तीसरा है नाटकत वाला। इनके बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद में दूसरा है समाजशास्त्रीय आधार पर। यहाँ पर आपको समाजशास्त्रीय आधार पर 6 प्रकार बताए हैं। पहला है सैद्धांतिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है सामाजिक, चौथा है राजनीतिक, पांचवा है धार्मिक और छठा है कलात्मक। इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। तीसरा मनोवैज्ञानिक प्रकार। इसमें 2 प्रकार होते हैं, अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी। यहाँ पर आपको अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि ये क्या होता है। इसके बाद में बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इसके बारे में आपको बताया गया है। इन सभी को आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 3, व्यक्तित्व का प्रत्यय का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व की परिभाषा का उल्लेख कीजिए। अथवा व्यक्तित्व की परिभाषा देते हुए इसके प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है व्यक्तित्व का प्रत्यय। यहाँ पर आपको इसके बारे में बताया गया है। मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व शब्द को मिलनसार और आकर्षक से कहीं आगे माना है। इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद में व्यक्तित्व की परिभाषाएं। यहाँ पर आपको विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा व्यक्तित्व की परिभाषाएं बताई गई हैं। पहला आलपोर्ट के अनुसार, दूसरा आइसेंक के अनुसार, तीसरा वॉल्टर मिशेल के अनुसार। यहाँ पर आपको व्यक्तित्व की परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। इसके बाद में व्यक्तित्व को 3 दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। इसमें पहला है वर्ग, दूसरा है शील गुण, तीसरा है संपूर्ण रचना। इसके बाद में आपको व्यक्तित्व के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई गई है। मनोवैज्ञानिकों सिद्धांत के अनुसार आपको यहाँ पर व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। अथवा उन तत्वों का उल्लेख कीजिए जिनका व्यक्तित्व निर्माण पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व। इसमें पहला है शारीरिक तत्व, दूसरा है ग्रंथियों से संबंधित तत्व, तीसरा है वंशानुक्रम का प्रभाव, चौथा है वातावरण का प्रभाव, पांचवा है
मानसिक योग्यता का प्रभाव। छठा, रुचि विशेष का प्रभाव। सातवां, सामाजिक वातावरण का प्रभाव। आठवां, सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव। नवा, परिवार एवं विद्यालय का प्रभाव। 10वां, सांवेगिक तत्वों का प्रभाव। 11वां, अन्य बातों का प्रभाव। इसमें भी आपको 5 पॉइंट बताए गए हैं। इसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 5। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तथ्यों का मूल्यांकन कीजिए अथवा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए अथवा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इसमें भी आपको व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बताया गया है। पहला, शारीरिक तत्व। दूसरा, ग्रंथियों से संबंधित तत्व। तीसरा, वंशानुक्रम का प्रभाव। चौथा, वातावरण का प्रभाव। पांचवा, मानसिक योग्यता का प्रभाव। छठा, रुचि विशेष का प्रभाव। सातवां, सामाजिक वातावरण का प्रभाव। आठवां, सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव। नवा, परिवार एवं विद्यालय का प्रभाव। 10वां, सांवेगिक तत्वों का प्रभाव। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6, व्यक्तित्व के लक्षण एवं आयाम का संक्षेप में वर्णन कीजिए अथवा व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है समझाइए अथवा व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। व्यक्तित्व के समाजशास्त्रीय प्रकार बताइए अथवा व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए अथवा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं समझाइए। तो इसका उत्तर है व्यक्तित्व के प्रकार। ये भी हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें पहला है शरीर रचना प्रकार। इसके अंतर्गत 3 पॉइंट है। पहला, शक्तिहीन। दूसरा, खिलाड़ी। तीसरा, नाटकत्व वाला। दूसरा है समाजशास्त्रीय आधार पर। पहला, सैद्धांतिक। दूसरा, आर्थिक। तीसरा, सामाजिक। चौथा, राजनीतिक। पांचवा, धार्मिक। छठा, कलात्मक। इसके बाद में मनोवैज्ञानिक प्रकार, जो कि 2 प्रकार से हैं। पहला, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। इसके बारे में आपको बताया गया है। दूसरा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। इसके बारे में बताया गया है। आप इनको ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 7, संतुलित व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है संतुलित व्यक्तित्व की विशेषताएं, जो कि निम्न है। पहला, आत्मचेतना। यह व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता है। दूसरा, सामाजिकता। व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता है सामाजिकता। इसके बारे में बताया गया है। तीसरा है एकता और एकीकरण। यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चौथा है सामंजस्य। व्यक्तित्व को अपने जीवन में केवल बाहरी वातावरण से नहीं बल्कि अपने स्वयं के आत्मिक जीवन से भी सामंजस्य करना पड़ता है। इसके बाद में 5वां है दृढ़ इच्छा शक्ति। यह भी व्यक्तित्व की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। छठा है निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर। इसमें भी आपको बताया गया है। 7वां है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। 8वां है विकास की निरंतरता। ये सभी संपूर्ण व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक तथ्यों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्तित्व क्या होता है। इन सभी को आप ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में यहाँ पर आपको विशेषताओं बताई गई हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट में आपको विशेषताओं के बारे में बताया गया है। इसके बारे में विशेषताओं के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी गई है। इन सभी को आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिए। प्रश्न क्रमांक 9, व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम, जिन्हें विधियाँ भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको व्यक्तित्व के अध्ययन में उपागम के बारे में बताया गया है। मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व में भिन्नताओं की प्रकृति के बारे में कुछ बताया है। उनकी उत्पत्ति के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। व्यक्तित्व में पाए जाने वाली भिन्नताओं के बारे में हमें आपको बताया गया है। मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के शील गुण उपागमों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है।
शर्मीलापन और मैत्रीपूर्ण व्यवहार विशेषकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 10, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रारूप उपागमों की व्याख्या कीजिए अथवा व्यक्तित्व के विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है व्यक्तित्व के प्रारूप उपागम। यहाँ पर आपको बताया गया है व्यक्तित्व के प्रारूप उपागमों के द्वारा उत्साही, विवादी तथा कोपलशील, इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। आयुर्वेदिक ग्रंथ चरिक संहिता के द्वारा आपको यहाँ पर बताया गया है। इसमें 3 तत्व होते हैं, सत्व, रज और तमस, इसके बारे में आपको बताया गया है। मनोवैज्ञानिक में शेल्डन द्वारा आपको व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि कुशाग्र बुद्धि और कलात्मक अंतर्मुखी होते हैं। इसके बाद में जुंग ने व्यक्तित्व का एक अन्य प्रारूप विज्ञान प्रस्तावित किया है, इसके बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद में फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन ने टाइप ए और टाइप बी 2 प्रकार के व्यक्तित्वों का वर्णन किया है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। मॉरिस ने टाइप सी व्यक्तित्व के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11, विशेषक उपागम सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। तो इसका उत्तर है विशेषक उपागम। यह सिद्धांत मुख्यतः व्यक्तित्व के आधारभूत घटकों के वर्णन द्वारा विशेषीकरण से संबंधित है। यहाँ पर आपको विशेषक उपागम के बारे में बताया गया है। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिए हैं, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 12, जीवन इतिहास विधि तथा व्यवहार परीक्षण विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए अथवा जीवन इतिहास विधि से आप क्या समझते हैं, इस विधि के दोष लिखिए। तो इसका उत्तर है जीवन इतिहास विधि। इसके बारे में आपको बताया गया है। क्रो एवं क्रो के अनुसार जीवन इतिहास विधि का प्रमुख उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है, इसके बारे में बताया गया है। गार्डव एवं मर्फी के अनुसार इसकी विशेष परिभाषा आपको बताई गई है। इसके बाद में निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पर आपको 6 पॉइंट में इन सूचनाओं के बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद में इस विधि के कई दोष एवं सीमाएं हैं। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट में इन दोष और सीमाओं के बारे में बताया गया है। इसके बाद में आता है व्यवहार परीक्षण विधि। इस विधि के बारे में आपको बताया गया है कि ये विधि क्या होती है। मे एवं हॉडसन ने इस विधि का प्रयोग बच्चों की ईमानदारी जांच करने के लिए किया था, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 13, व्यक्तित्व विकास के अर्थ को समझाते हुए व्यक्तित्व के गुणों पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है व्यक्तित्व विकास का अर्थ। तो यहाँ पर आपको मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में व्यक्तित्व शब्द के बारे में बताया गया है, इसके अर्थ के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। स्पष्ट करते हुए ड्रेवर ने यहाँ पर आपको व्यक्तित्व का परिभाषा आपको बताई गई है। इसके बाद में व्यक्तित्व के लक्षण या गुण, व्यक्तित्व के सभी गुणों का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व सभी गुणों का गत्यात्मक संगठन है, इसके बारे में आपको बताया गया है। ग्रेटिन ने इसकी बारे में आपको कुछ संदर्भ लिखा है। इसके बाद में व्यक्तित्व के गुणों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहले है गुणों का अर्थ। यहाँ पर आपको गुणों के अर्थ के बारे में बताया, जैसे दयालु, कठोर, बुद्धिमान। इसके बाद में गुणों की संख्या, इनके अंग, कक्ष, पहलू, इसके बारे में बताया है। तीसरा है गुणों के प्रकार, कि गुण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको 4 प्रकार के गुणों के प्रकार बताए गए हैं। चौथा है गुणों का महत्व। यहाँ पर आपको गुणों के महत्व के बारे में बताया गया है। गॉर्डन एवं मर्फी के शब्दों में व्यक्तित्व के गुणों के बारे में आपको बताया गया है। 5वां है गुणों का वितरण। यहाँ पर आपके गुणों के वितरण के बारे में बताया गया है, जैसे बुद्धिमान, मूर्ख, दयालु, कठोर आदि। इसके बाद में आपको प्रधान गुण और विपरीत गुणों के बारे में बताया गया है। 10 पॉइंट में इनको आपको बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 14, आलपोर्ट का विशेषक सिद्धांत क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है आलपोर्ट का विशेषक सिद्धांत। यहाँ पर आपको आलपोर्ट के विशेषक उपागम के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि ये क्या होता है और किस तरह का होता है। इनको 3 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है, प्रमुख विशेषक, केंद्रीय विशेषक तथा गौण विशेषक। इसके बारे में आपको बताया गया है। आलपोर्ट ने विशेषकों को मध्यवर्ती परिवर्तकों की तरह माना है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है।
इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 15, केटल के व्यक्तित्व कारक सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। तो इसका उत्तर है केटल का व्यक्तित्व कारक। रेमंड केटल का व्यक्तित्व कारक के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या होता है और किस तरीके का होता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 16, व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल क्या है, समझाइए। तो इसका उत्तर है व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल ये 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है अनुभवों के लिए खुलापन, दूसरा है बहिमुखता, तीसरा है सहमतिशीलता, चौथा है तंत्रिकाता, पांचवा है अंत विवेकशीलता। इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। व्यक्तित्व के क्षेत्र में पंचकारक मॉडल एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसके बारे में आपको बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 17, व्यक्तित्व के पंच आयामी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है व्यक्तित्व के पंच आयामी सिद्धांत विगत 2 वर्षों में दिए गए महत्वपूर्ण शोधों के आधार पर मनोवैज्ञानिक ने यहाँ पर आपको बताया गया है। इसमें पहला है बहिमुखता, दूसरा है सहमतिजन्यता, तीसरा है कर्तव्यनिष्ठता, चौथा है स्नायु विकृति, पांचवा है अनुभूतियों का खुलापन या संस्कृति। इसके बारे में आपको बताया गया है। उपयुक्त 5 शील गुणों को नोरेन मैन ने दी बिग वाइब कहा है, इसके बारे में आपको बताया गया है। इसके बारे में प्रश्न क्रमांक 18, व्यक्तित्व के स्वरूप के संदर्भ में आइजेंक का क्या योगदान रहा, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है H.J. आइजेंक का योगदान। यहाँ पर आपको आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। इसके बाद में व्यक्तित्व का स्वरूप यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्तित्व का स्वरूप कैसे होता है। आइजेंक ने व्यक्तित्व के बारे में परिभाषाएं दी गई हैं, वो भी आपको यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद में व्यक्तित्व के प्रकार, आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार थे। पहला अंतर्मुखता, बहिमुखता, दूसरा मनस्तापिता, स्थिरता, तीसरा मनोविक्षिप्तता, पराहम की क्रियाएं। इस सभी के बारे में बताएं। इसके बाद में आइजेंक ने अनेक प्रयोगों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में आपको बताया है। आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व के 4 प्रमुख कारक होते हैं। पहला है त्रुटि कारक, दूसरा है विशिष्ट कारक, तीसरा है सामूहिक कारक, चौथा है सामान्य कारक। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट में इन सभी के बारे में आपको विस्तार से बताया गया है। इसके बाद में आइजेंक ने व्यक्तित्व का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसके आधार पर आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद में आइजेंक के सिद्धांत का मूल्यांकन, यहाँ पर आपको 9 पॉइंट में आइजेंक के सिद्धांत के मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। आप वीडियो को रोककर इन सभी को ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19, आइजेंक के सिद्धांत को समझाइए। तो इसका उत्तर है आइजेंक का सिद्धांत। यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर आपको कुछ आयामों के बारे में बताया गया है जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला है तंत्रिका का पिता बनाम सामवेगिक स्थिरता, दूसरा है बहिमुखता बनाम अंतर्मुखता। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। आइजेंक के अनुसंधान कार्यों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली, यह एक परीक्षण विधि है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 20, मानव के मनोगतिक उपागमों कौन कौन से हैं अथवा फ्रायड के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर है मनोगतिक उपागम। व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए यह एक अत्यंत लोकप्रिय उपागम है। ये फ्रायड के अनुसार यहाँ पर आपको उपागम के बारे में बताया गया है। इसके बाद में चेतना के स्तर, फ्रायड के सिद्धांत में आपको चेतना के स्तर के बारे में बताया गया है। इसके बाद में फ्रायड के अनुसार अवचेतन मूल प्रावतिक, इनके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि ये क्या होता है और किस तरह। आप वीडियो को रोककर इन सभी को ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में व्यक्तित्व की संरचना, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचनाओं के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। इसमें 3 तत्व होते हैं। पहला है इड, यह व्यक्तित्व की मूल प्रवृत्तिक ऊर्जा का स्रोत होता है। दूसरा है अहम, इसका विकास इड से होता है। तीसरा है पराहम, पराहम को समझने के लिए, इसकी विशेषता बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका है
मानसिक प्रकारों की नैतिक शाखा के रूप में जाना जाए। इसके बारे में आपको बताया फ्रायड का विचार था मनुष्य का अवचेतन प्रतिस्पर्धी शक्तियों और ऊर्जाओं से निर्मित हुआ है। इसके बारे में आपको बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 21, फ्रायड के अनुसार अहम रक्षा युक्तियाँ कौन सी है, समझाइए। तो इसका उत्तर है अहम रक्षा युक्तियाँ। यहाँ पर आपको फ्रायड के अनुसार अहम रक्षा युक्तियों के बारे में बताया गया है। फ्रायड ने विभिन्न प्रकार की रक्षा युक्तियों का वर्णन किया गया है। अन्य प्रमुख रक्षा प्रक्रियाओं में प्रक्षेपण, अस्वीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण और युक्तिकरण आते हैं। इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। उदाहरण के लिए फ्रायड का यह दावा है कि प्रक्षेपण के उपयोग से दबाव कम होता है और अध्ययनों के परिणाम द्वारा समर्थित नहीं है। इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22, व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं। फ्रायड के अनुसार आपको व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, जो कि 5 हैं। इसमें पहला है मौखिक अवस्था। यह एक नवजात शिशु के मुख पर केंद्रित होती है। दूसरा है गुदी अवस्था, जो कि 2 से 3 वर्ष की आयु में बच्चों के बारे में होती है। तीसरा है लैंगिक अवस्था, जो कि 4 से 5 वर्ष की आयु बच्चों के बारे में होती है। इसके बाद में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में चौथा है काम प्रसूति अवस्था, जो कि 7 वर्ष की आयु से शुरू होती है। पांचवा है जनांगी अवस्था। इसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 23, फ्रायड के सिद्धांत की विवेचना करते हुए पश्च फ्रायडवादी उपागमों का वर्णन कीजिए। तो उसका उत्तर है फ्रायड के सिद्धांत। यहाँ पर आपको फ्रायड के सिद्धांत के उपागमों के बारे में बताया गया है कि इसके उपागम क्या क्या होते हैं। इन सभी को आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पश्च फ्रायडवादी उपागम, इसके बारे में बताया गया है। उन्होंने अपने अनेक विचार प्रतिपादित किए। इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 24, प्रकार सिद्धांत के बारे में विस्तृत जानकारी लिखिए। तो इसका उत्तर है प्रकार सिद्धांत। यहाँ पर आपको प्रकार सिद्धांत के बारे में बताया गया है। इसके समर्थकों में हिप्पोक्रेट्स, क्रेशमर, यूंग आदि का नाम उल्लेखनीय है। इसके बाद में प्रकार सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। इसमें आपको प्रकार सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। 4 पॉइंट में इन विशेषताओं के बारे में बताया गया है। इनको आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह व्यक्तित्व के अध्ययन का एक संकेत अथवा आरंभिक बिंदु मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, प्रकार सिद्धांत में मनोवैज्ञानिकों के विचारों की विवेचना कीजिए। तो उसका उत्तर है प्रकार सिद्धांत में मनोवैज्ञानिकों के विचार। यहाँ पर आपको मनोवैज्ञानिकों के विचारों के बारे में बताया गया है। हिप्पोक्रेट्स, क्रेशमर, शेल्डन, यूंग आदि का नाम उल्लेखनीय है। इन सभी के द्वारा बताया गया है कि प्रकार सिद्धांत क्या होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, हिप्पोक्रेट्स के व्यक्तित्व के सिद्धांत को समझाइए अथवा रोड्स्टन तथा भायोला के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है हिप्पोक्रेट्स। यहाँ पर आपको हिप्पोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार बताएं। इसमें पहला है पीला पित्त, दूसरा है काला पित्त, तीसरा है रक्त, चौथा है कफ या श्लेष्मा। हिप्पोक्रेट्स के बाद रोड्सन के व्यक्तित्व के प्रकार बताएं। इसमें पहला है प्रमस्तकीय प्रकार, दूसरा है रेशी प्रकार, तीसरा है सातकर्णी प्रकार, चौथा है श्वसनीय प्रकार। इसके बाद में भयोला के अनुसार आपको प्रकार बताए गए। इसमें पहला है माइक्रोस्पालनिक, दूसरा है नॉर्मोस्प्लानिक, तीसरा है मैक्रोस्पालनिक। इनके बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 27, क्रेशमर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा कीजिए अथवा व्यक्तित्व प्रकारों के बारे में शेल्डन के योगदान लिखिए। तो इसका उत्तर है शारीरिक संरचना के आधार पर यहाँ पर आपको बताया गया है शेल्डन के योगदान।
इसमें ए है क्रेशमर का योगदान। इसमें पहला है पिकनिक, दूसरा है एस्थेनिक, तीसरा है एथलेटिक, चौथा है डिस्प्लास्टिक। ये प्रकार हैं जो क्रेशमर के अनुसार दिए गए। बी है शेल्डन का योगदान। शेल्डन के अनुसार 3 प्रकार बताए हैं। इसमें पहला है एंडोमॉर्फिक, दूसरा है मीसोमॉर्फिक, तीसरा है एक्टोमॉर्फिक। इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 28, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, अथवा युंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। इसमें पहला है युंग के व्यक्तित्व प्रकार। इसमें 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला है बहिर्मुखी, इसके बारे में बताया है। दूसरा है अंतर्मुखी। आधुनिक मनोवैज्ञानिक द्वारा युंग के इन 2 प्रकारों की आलोचना भी की गई है। इसके बाद में बी आइजेंग के व्यक्तित्व प्रकार। तो यहाँ पर आपको आइजेंग के व्यक्तित्व प्रकार बताए गए हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, इसके बारे में बताया है। दूसरा है स्नायु विकृति, स्थिरता, यह दूसरी प्रमुख बीमा है, इसके बारे में आपको बताया गया है। तीसरा है मनोविकृता पराहम की क्रियाएं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। आइजेंग के अनुसार ये तीनों प्रकार आपको यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद सी गिलफोर्ड ने आइजेंग के अंतर्मुखता बहिर्मुखता की बीमा को काफ़ी विस्तृत रूप से विश्लेषण किया है। प्रश्न क्रमांक 29, कार्ल जूंग के सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। तो इसका उत्तर है कार्ल जूंग, उद्देश्य एवं आकांक्षाएं। यहाँ पर आपको कार्ल जूंग ने फ्रायड के साथ मिलकर काम किया, किंतु बाद में फ्रायड से अलग हो गए। इसके बाद में कार्ल जूंग ने ये दावा किया कि एक प्रकार का सामूहिक अपचेतन होता है। इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 30, केरेन हार्नी के आशावादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है केरेन हार्नी का आशावादी सिद्धांत। यहाँ पर आपको इसके बारे में बताया गया है। हार्नी का प्रमुख योगदान इस बात में है कि उन्होंने फ्रायड के इस विचार को कि महिलाएं हीन होती है चुनौती दी है। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 31, व्यक्तित्व के संबंध में अल्फ्रेड एल्डर के विचारों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है अल्फ्रेड एल्डर। अल्फ्रेड एल्डर ने व्यक्तित्व के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न क्रमांक 32, व्यक्तित्व विकास के संबंध में एरिक्सन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है एरिक फ्रॉम मानवीय महत्व। फ्रायड के सिद्धांत यहाँ पर इसके बारे में आपको बताया गया है। फॉर्म का विचार है कि चरित्र विशेषक दूसरों के साथ हमारे होने वाले अनुभवों से विकसित होते हैं। इसके बाद में एरिक्सन विशिष्टता की खोज, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर आपको 4 आलोचनाएं भी बताई गई है। प्रश्न क्रमांक 33, व्यक्तित्व विकास के व्यवहारवादी उपागमों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है व्यवहारवादी उपागम। यहाँ पर आपको व्यक्तित्व विकास के व्यवहारवादी उपागमों के बारे में बताया गया है। उदाहरण भी यहाँ पर आपको बताए गए हैं। इसके बाद में प्राचीन अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्रेक्षणात्मक अधिगम, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 34, व्यक्तित्व विकास के सांस्कृतिक उपागमों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है व्यक्तित्व विकास के सांस्कृतिक उपागम। यहाँ पर आपको इन सभी के बारे में बताया गया है। सांस्कृतिक उपागम क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। सांस्कृतिक उपागम के इन पक्षों को एक मूर्त उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। इसके बारे में आपको बताया गया है। कृषक समाजों में बच्चों का सामाजिकरण, बड़ों के प्रति आज्ञा पालन, छोटों के प्रति पोषण, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 35, व्यक्तित्व विकास के कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित मानवतावादी सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। तो इसका उत्तर है
मानवतावादी उपागम। तो इसका उत्तर है मानवतावादी सिद्धांत मुख्यतः फ्रायड के सिद्धांत में विकसित हुए। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। रोजर्स द्वारा प्रस्तावित सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार एक पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का है। इसके बारे में बताए हैं। मानव व्यवहार के बारे में रोजर्स ने 2 आधारभूत मान्यताओं पर निर्मित किए हैं। इसके बारे में आपको बताया है। रोजर्स ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास आदर्श, अहम या आत्म का एक संप्रत्यय होता है। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। रोजर्स व्यक्तित्व विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इसके बारे में बताया गया है। मेस्लो द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम से परिचित है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं। मानवतावादी उपागम जीवन के सकारात्मक पक्षों के महत्व पर बल देता है। तो इसी के साथ हमारी इकाई 1 समाप्त होती है। इकाई 2 को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इकाई 2 व्यक्तित्व विकास की तकनीकें। इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों में स्वयं के अवधारणा के विकास की आवश्यकता का वर्णन कीजिए, अथवा आत्म क्या है, आत्म का विकास कैसे होता है। तो इसका उत्तर है आत्म। नवजात शिशु में मैं की भावना नहीं पाई जाती। यहाँ पर आपको आत्म के बारे में बताया गया है कि ये क्या होता है। इसके बाद में परिभाषाएं। इसमें पहला है जॉनसन, आत्म एक संयोजक उद्देश्य के रूप में माना जाता है। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। दूसरा है किम्बॉल यंग, आत्म को हम व्यक्ति के स्वयं की अंतर्क्रिया के संदर्भ के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसके बारे में बताया है। इसके बाद में आत्म का विकास, आत्म का विकास कैसे होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है कि आत्म का विकास किस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। इनसे आप समझ सकते हैं कि आत्म का विकास कैसे हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 2, आत्म एवं व्यक्तित्व के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है आत्म, स्वयं एवं व्यक्तित्व। यहाँ पर आपको आत्म एवं व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि ये क्या होता है। बाल्यावस्था से ही इस बारे में है कि आप कौन हैं, आप किस प्रकार दूसरों से भिन्न हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, आत्म की धारणा का उदय या प्रकटीकरण होता है और उसका निर्माण आरंभ हो जाता है। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में व्यक्तिगत विशेषताओं से तात्पर्य है कि व्यक्ति के उन गुणों से हैं जो अन्य दूसरों से अलग होते हैं। इसके बारे में बताया गया है। सामाजिक अन्यता से तात्पर्य है व्यक्ति के उन पक्षों से जो किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबंध रखते हैं। इसके बारे में आपको बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 3, आत्मगत रूप में आत्म तथा वस्तुगत रूप में आत्म से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है आत्मगत रूप में आत्म एवं वस्तुगत रूप में आत्म। इसके बारे में आपको बताया गया है। क्रियाकलाप द्वारा आपको इनके बारे में बताया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्म को आत्मगत एवं वस्तुगत दोनों रूपों में समझा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 4, आत्म के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है आत्म के प्रकार। आत्म के विभिन्न प्रकार या रूप होते हैं। इसके बारे में आपको बताया गया है। आत्म के मूल तत्व पर उस समय ध्यान आकृष्ट होता है जब एक नवजात शिशु भूखा होने पर दूध के लिए चिल्लाता है। इसके बारे में आपको बताया गया है। व्यक्तिगत आत्म एवं सामाजिक आत्म के बीच में भेद किया गया है। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार आत्म को पारिवारिक तथा संबंधवादक आत्म के रूप में भी जाना जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 5, आत्म के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष को संक्षेप में समझाइए। तो उत्तर है आत्म के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष। इसके बारे में आपको बताया गया है। जिस प्रकार से हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं तथा अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में जो विचार रखते हैं उसी को आत्मविश्वास या आत्मधारणा कहा जाता है। इसके बारे में आपको बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 6, आत्मसम्मान से क्या आशय है, विस्तार से समझाइए। तो इसका उत्तर है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान हमारे आत्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके बारे में आपको बताया गया है। व्यक्ति का अपने बारे में यह मूल निर्णय ही आत्मसम्मान कहलाता है। आत्मसम्मान के बारे में आपको यहाँ पर क्रियाकलाप द्वारा समझाया गया है। उदाहरण के द्वारा यहाँ पर आपको समझाया गया है कि आत्मसम्मान क्या होता है।
और इससे क्या आशय है, इसका अर्थ भी आपको आत्मसम्मान हमारे दैनिक जीवन के व्यवहारों से अपना घनिष्ठ संबंध प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण द्वारा इसको समझाया गया है। माता पिता बच्चों द्वारा सहायता न मांगने पर भी यदि उनके निर्णय समय स्वयं लेते हैं तो बच्चों में निम्न आत्मसम्मान पाया जाता है। इसके बारे में आपको बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 7, आत्म सक्षमता से क्या तात्पर्य, समझाइए। तो उसका उत्तर है आत्म सक्षमता हमारे आत्म का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। आत्म सक्षमता की अवधारणा बंदूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। इसके बारे में आपको बताया गया है। आत्म क्षमता को विकसित किया जा सकता है। इसके बारे में आपको बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 8, आत्मनियमन से क्या आशय है, विस्तार से समझाइए। तो इसका उत्तर है आत्मनियमन। आत्मनियमन का तात्पर्य है अपने व्यवहार को संगठित और परिवीक्षण या मॉनिटर करने की योग्यता से। इसके बारे में आपको बताया गया है। जीवन की आवश्यकताओं के परितोषण को टालने अथवा स्थगित करने के व्यवहार को सीखना ही आत्मनियंत्रण कहा जाता है। इसके बारे में बताया गया है। आत्मनियंत्रण के लिए अनेक मनोवैज्ञानिक तकनीकें बताई गई है। व्यवहार का परीक्षण एक तकनीक है। आत्म का अनुदेशन एक महत्वपूर्ण तकनीक है। आत्म प्रबंधन एक तीसरी तकनीक है। उदाहरण के द्वारा आपको ये सब समझाया गया है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 9, संस्कृति एवं आत्म में क्या संबंध है, समझाइए। संस्कृति एवं आत्म, तो इसका उत्तर है संस्कृति एवं आत्म। तो यहाँ पर आपको संस्कृति एवं आत्म के बारे में बताया गया है। भारतीय और पाश्चात्य अवधारणाओं के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर के तथ्य को यहाँ पर बताया गया है कि ये क्या होता है और किस तरह। उदाहरण द्वारा आपको समझाया गया है। पाश्चात्य संस्कृति को आत्म और समूह को स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं रेखाओं के द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10, सहानुभूति के बारे में आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। अथवा सहानुभूति की अवधारणा क्या है। तो इसका उत्तर है सहानुभूति। सहानुभूति के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि सहानुभूति क्या होती है। गैलिलियो ने अनेक विरोधों के बावजूद अपनी सोच यहाँ पर बताई है। इसके बारे में बताया है। इसके बाद में स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड, इन सभी ने अपनी सोच के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। श्रेष्ठतम से बेहतर सोचें, सफल और असफल लोग में एक मूल अंतर यही है। इसके बारे में आपको बताया गया है। नई टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आ रही है। इसके बारे में बताया गया है आपको कि टेक्नोलॉजी किस तरह विकसित हो गई है। प्रश्न क्रमांक 11, आत्मवर्णन से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। अथवा आत्मवर्णन की अवधारणा को समझाइए। तो इसका उत्तर है आत्मवर्णन। वैज्ञानिकों द्वारा आपको यहाँ पर आत्मवर्णन के बारे में बताया गया है। शोधकर्ता मिंग यंग क्यू एवं उनके साथी, उनके द्वारा आपको यहाँ पर कुछ विचार बताए गए हैं। इसके बाद में 3 पॉइंट दिए गए हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आत्मवर्णन क्या होता है। इसके बाद में हंसे और हंसाए। हंसना और हंसाना खुशी के संकेत है, मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का मानना है। इसके बाद में नॉर्मल कजिन, इन सभी ने अपने बारे में कुछ तथ्य बताए हैं। यहाँ पर आपको 9 पॉइंट में बताया गया है। जेम्स वॉल्स के अनुसार हंसी एक अच्छा व्यायाम होती है। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। अपने आप पर हंस सकने वाले लोग कम तनावग्रस्त होते हैं। इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12, आत्म पहचान से आप क्या समझते हैं, विस्तृत व्याख्या कीजिए। अथवा आत्म पहचान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर है आत्म पहचान अर्थात स्वयं को जानो, अपनी भावनाओं को समझो। इमोशनल इंटेलिजेंस का आरंभ अपने आप से होता है। इसके बारे में आपको बताया गया है। आत्म पहचान क्या होता है, अपनी भावनाओं को शीघ्र पहचानना, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13, धारणा क्या है, धारणाओं की विशेषताएं समझाइए। तो उसका उत्तर है धारणा का अर्थ। इसमें पहला पॉइंट है धारणा एक मानसिक कल्पना है। इसके बारे में आपको बताया गया है। दूसरा है धारणा
सीखने की मौलिक इकाई है, इसके बारे में बताया है। तीसरा है सुदृढ़ वस्तुओं के संबंध में धारणाएं, जैसे सच्चाई, सुंदरता और न्याय, इन सभी के बारे में बताया है। चौथा पॉइंट है धारणा भिन्न वस्तुओं के समरूपों का प्रतिनिधित्व करती है, इसके बारे में आपको बताया गया है। धारणाओं की विशेषताएं और लक्षण एक ही होते हैं। इसमें पहला है अपगम्यता के बारे में बताया गया है। दूसरा है सीखने की क्षमता, धारणा निर्माण सीखने का परिणाम है। तीसरा है प्रज्ञता, इसके बारे में बताया गया है। चौथा है मान्यता का अर्थ है परिशुद्धता। पांचवा है सामान्यता, धारणाएं सामान्यीकरणों का परिणाम होती हैं। प्रश्न क्रमांक 14, भावात्मक प्रवृत्ति से क्या आशय, सौ उदाहरण समझाइए। तो इसका उत्तर है भावात्मक प्रवृत्ति, इसके बारे में आपको बताया गया है कि भावात्मक प्रवृत्ति क्या होती है। अपनी भावनात्मक प्रवृत्ति को भली भांति जान लेते हैं, इस तरीके से आप इमोशनल इंटेलिजेंट बन सकते हैं। उदाहरण के साथ आपको यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर आपको 10 पॉइंट दिए गए हैं। इन 10 पॉइंट से आपको समझाया गया है जो लोग इन संकेतों को जल्दी और सही ढंग से समझ लेते हैं वे अपनी भावनाओं का बेहतर प्रबंधन कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, अपनी भावात्मक प्रवृत्ति को जानने की विधि लिखिए। तो इसका उत्तर है स्टेप आउटसाइड योरसेल्फ टेक्निक सिस्टम है। वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया गया है। स्टेप आउटसाइड योरसेल्फ, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है। निम्न बिंदुओं से आप समझ सकते हैं कि ये क्या होती है। प्रश्न क्रमांक 16, आत्म प्रबंधन से क्या आशय है, भावनाओं को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है आत्म प्रबंधन। यहाँ पर आपको आत्म प्रबंधन के बारे में बताया गया है। जो लोग अपनी भावनाओं को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करवाते हैं वो लोग सुखी रहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। मनोवैज्ञानिक मार्शल ने बताया गया है कि आप किस तरीके से आत्म प्रबंधन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 17, स्व अवधारणा से आप क्या समझते हैं अथवा भावात्मक बुद्धिमत्ता को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है स्व अवधारणा स्वयं को भावात्मक रूप से विकसित करने की ललक रखना चाहिए, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। ऐसे लोग इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों के व्यक्तित्व में कुछ खास गुणों को देखा जा सकता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 18, आत्मसम्मान पर एक लेख लिखिए अथवा आत्मसम्मान की अवधारणा को समझाइए। तो इसका उत्तर है आत्मसम्मान। आपको आत्मसम्मान के बारे में बताया गया है। मनोवैज्ञानिक नेथियल ब्रेडन के अपने अनुभवों व शोधों के आधार पर यहाँ पर आपको परिभाषा दी है। आत्मसम्मान क्या है इसके बारे में बताया गया है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता माना है। आत्मसम्मान की एक सरल परिभाषा दी गई है। आप स्वयं का क्या मूल्य आंकते हैं और स्वयं को कितना पसंद करते हैं, आत्मसम्मान कहलाता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 19, आत्मसम्मान आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो इसका उत्तर है मनोवैज्ञानिक में आत्मसम्मान अत्यधिक पसंद किए जाने वाला विषय। आत्मसम्मान निम्न कारणों से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको 11 कारण बताए गए जिन कारणों की वजह से आत्मसम्मान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 20, आत्मसम्मान का सही स्तर क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर है आत्मसम्मान का सही स्तर। यहाँ पर आपको आत्मसम्मान के बारे में बताया गया है। ब्रेट मुशमैन और रॉय वॉल्वेस्टर ने अपने अध्ययनों द्वारा आत्मसम्मान के बारे में आपको बताया गया है। वॉल्टर स्टेटमेंट के द्वारा भी आपको आत्मसम्मान के बारे में बताया गया है। इसके बाद में निम्न आत्मसम्मान, इसके बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पर आपको आत्मसम्मान की 2 विशेषताएं बताई गई है, इनको आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिए। प्रश्न क्रमांक 21, आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। अथवा
आत्मनियंत्रण का विकास कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है आत्मनियंत्रण। सशक्त व्यक्तित्व की दूसरी मुख्य विशेषता होती है आत्मनियंत्रण। इसके बारे में आपको बताया गया है। अब वीडियो को रोककर इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ सकते हैं। विकल्प चुनना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, इसके बारे में आपको बताया गया है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सेलिग्नम ने इस स्थिति को सीखा हुआ असहायपन की संज्ञा दी है। इस सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 22, बालक के नैतिक विकास का क्या अर्थ है? नैतिक विकास के संदर्भ में जीएन पियाजे के विस्तार पर प्रकाश डालिए अथवा बच्चों में नैतिक विकास को समझाइए। पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत समझाइए। तो इसका उत्तर है नैतिकता का अर्थ। तो यहाँ पर आपको नैतिकता के बारे में बताया गया है कि नैतिक व्यवहार से क्या तात्पर्य होता है, इसके बारे में बताया गया है। नैतिक आचरण करने वाला व्यक्ति अच्छा व्यक्ति भी कहलाता है, इसके बारे में बताया है। जीएन पियाजे के विचार के अनुसार नैतिकता के 2 क्रम होते हैं, परतंत्र तथा स्वतंत्र। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। प्रथम नैतिकता अधिकार युक्त व्यक्तियों के अनुसार कर्तव्य और आज्ञाकारिता को अपनाता है, इसके बारे में बताया गया है। नैतिक विकास की दूसरी अवस्था में बालक केवल बाहरी बाध्यता के कारण नहीं बल्कि आंतरिक एहसास के कारण नियमों को स्वीकार करता है। इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। आप वीडियो को रोककर इन सभी को ध्यान से पढ़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, रुचि से आप क्या समझते हैं? सीखने के लिए रुचि बनाए रखने के उपाय बताइए अथवा रुचि की परिभाषा लिखिए तथा यह बताइए कि सीखने हेतु रुचि किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है। तो इसका उत्तर है रुचि का अर्थ। स्ट्राइट के अनुसार जिसका अर्थ इसके कारण अंतर होता है। रोस ने इसका अर्थ यह महत्वपूर्ण होती है बताया है। इसके बाद में सीखने में रुचि बनाए रखने के उपाय। तो इसमें पहला है रुचि के अनुसार कार्य के अवसर। दूसरा है रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख। तीसरा है समयानुसार विषय परिवर्तन। चौथा है पाठ्य वस्तु का संबंध बालकों की रुचि के अनुरूप। पांचवा भिन्नता द्वारा रोचकता में वृद्धि। छठा रुचि के अनुसार स्थूल पदार्थों का शिक्षण में उपयोग। सातवां जिज्ञासा जागृत होने पर तृप्त करना। आठवां अवकाश एवं विश्राम की व्यवस्था। नवा पाठ्य वस्तु का दैनिक जीवन व परिवेश से संबंध। 10वां पाठ्य वस्तु के उद्देश्य एवं उपयोगिता का ज्ञान। इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 24, जन्मजात प्रेरक क्या है अथवा जन्मजात प्रेरक से क्या तात्पर्य है? 2 जन्मजात प्रेरकों को समझाइए। जिसका उत्तर है शिक्षा में प्रेरकों का विशेष महत्व होता है। जन्मजात प्रेरक ये मनुष्य में जन्म से ही पाए जाते हैं। ये जो निम्न प्रकार के हैं। पहला भूख, शारीरिक दशाओं में परिवर्तन और भाव दशाओं में परिवर्तन। दूसरा है प्यास, पानी शरीर के लिए आवश्यक है। तीसरा है काम, व्यक्ति के जीवन में काम का विशेष महत्व है। चौथा है नींद, व्यक्ति में थकान आने पर यह प्रेरक क्रियाशील हो जाता है। पांचवा है प्रेम, यह भी जन्म से ही विद्वान रहता है। छठा है क्रोध, क्रोध नामक प्रेरक प्रत्येक वाणी में जन्म से ही पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 25, धारणाओं का अध्यापन और सीखने का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है धारणाओं का अध्यापन और सीखने का महत्व। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि धारणा क्या होती है। निम्न ढंगों का सुझाव दिया गया है। इसमें पहला है व्यक्तिगत शिक्षा देना, इसके बारे में आपको बताया गया है। दूसरा है विभिन्न प्रकार के अनुभव उपलब्ध करवाना। तीसरा है उदाहरणों की प्रस्तुति, इसके बारे में आपको बताया गया है। चौथा है अध्यापन के नियमों का प्रयोग करना। पांचवा है विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भाग लेना। छठा श्रव्य दृश्य सहायता का प्रयोग करना। प्रश्न क्रमांक 26, सशक्त व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, समझाइए अथवा सशक्त व्यक्तित्व की उपयोगिता लिखिए। तो इसका उत्तर है सशक्त व्यक्तित्व के अर्थ। यहाँ पर आपको
निम्न पॉइंट द्वारा सशक्त व्यक्तित्व का अर्थ बताया गया है। इसके बाद में सशक्त व्यक्तित्व की संरचना 3C से बनता है। पहला कमिटमेंट प्रतिबद्धता, दूसरा चैलेंज चुनौती, तीसरा कंट्रोल नियंत्रण। कवाशा ने अपने शोधों द्वारा आपको यहाँ पर बताया गया है। कमिटमेंट प्रतिबद्धता, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि ये क्या होता है। इसके बाद में कंट्रोल, सशक्त व्यक्तित्व की दूसरी प्रमुख विशेषता होती है कंट्रोल। इसके बारे में बताया गया है कि ये क्या होती है और किस तरीके से कार्य कर सकती है। तीसरा है चैलेंज चुनौतियाँ, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में सशक्त व्यक्तित्व की विशेषताएं, यहाँ पर आपको 10 पॉइंट में सशक्त व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि सशक्त व्यक्तित्व हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसकी विशेषताएं और लक्षणों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप वीडियो को रोककर इन सभी को ध्यान से पढ़ सकते हैं। बच्चों को सशक्त व्यक्तित्व कैसे दें, इसके बारे में आपको बताया गया है। मनोवैज्ञानिक सेलिगमैन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ऑप्टिमिस्ट चाइल्ड में बच्चों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपको 7 पॉइंट दिए गए हैं, इसके अनुसार आप समझ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 27, अनुशासन से आप क्या समझते हैं? स्वयं के विकास हेतु अनुशासन के महत्व का विवेचन कीजिए अथवा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समय निश्चय, स्थान निश्चय और बजट निश्चय। अथवा अनुशासन का अर्थ क्या है? आत्म अनुशासन क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है अनुशासन। समय ही जीवन है, इसके बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद में व्यक्तिगत जीवन अनुशासित बनता है समय निश्चय, स्थान निश्चय और बजट निश्चय से। इसके बाद में अनुशासन व्यक्तित्व का अलंकार है, इसके बारे में बताया गया है। द सीक्रेट ऑफ डिसिप्लिन, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में समय निश्चय, समय निश्चय के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, इसके बारे में बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करना, इसके बारे में बताया है। इसके बाद में 4 बजे प्रातः जागना आदर्श है, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में विद्यार्थी का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, इसके बारे में आपको बताया गया है। दूसरा है स्थान निश्चय, प्रत्येक वस्तु का स्थान निश्चित कर लेने से, प्रत्येक वस्तु उसके स्थान पर रखने से स्वभाव से सुविधा होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में बजट निश्चय, माता पिता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना विद्यार्थी का परम धर्म है, इसके बारे में आपको बताया गया है। आवश्यकताएं जितनी कम होती है उतना ही वह सुखी होता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 28, व्यक्तित्व की मूल्यांकन की आत्म प्रतिवेदन मापों की विधियों तकनीकों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है व्यक्तित्व का मूल्यांकन। यहाँ पर आपको व्यक्तित्व के मूल्यांकन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आप वीडियो को रोककर इन सभी को ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में मनोवैज्ञानिक तरीके द्वारा व्यक्तित्व का मूल्यांकन, इसके बारे में आपको बताया गया है। इसमें पहला है आत्म प्रतिवेदन माप। आलपोर्ट के अनुसार आपको आत्म प्रतिवेदन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। दूसरा है मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची MMPI, इसके बारे में बताया गया है। हाथवे एवं मैकिले द्वारा आपको ये समझाया गया है कि ये क्या होता है। इसके बाद में तीसरा है आइजिंग व्यक्तित्व प्रश्नावली EPQ, इसके बारे में बताया गया है। इस परीक्षण का भी व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। चौथा है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16 PF, यह परीक्षण केटेल के द्वारा विकसित किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में आत्म प्रतिवेदन मापों में अनेक समस्याएं या न्यूनतमताएं पाई गई है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 29, व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी तकनीकें कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी तकनीकें, इसके बारे में आपको बताया गया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार का एक बड़ा भाग अवचेतन अभिप्रेरणा द्वारा निर्मित होता है, इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। कुछ तकनीकों के बारे में बताया गया है, जैसे शब्द मसी लक्ष्य या शाही डब्बा, इसके बारे में बताया गया है।
इसके बाद में आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। इन सभी पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपित तकनीकें क्या होती हैं। इसके बाद में तकनीकों का संक्षिप्त में विवरण आपको दिया गया है। इसमें पहला है रोसा मसीलक्ष्य परीक्षण। यह हरमन रोसा द्वारा विकसित किया गया था, इसके बारे में बताया गया है। दूसरा है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण TAT। यह परीक्षण मॉर्गन एवं मरे द्वारा विकसित किया गया था, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में रोजेनजीबर्ग का चित्रगत कुंठा अध्ययन PF अध्ययन, इसके बारे में बताया गया था। इसके बाद में पारिक ने भारतीय जनसंख्या पर उपयोग के लिए इस परीक्षण को रूपांतरित किया है। चौथा है वाक्य समापन परीक्षण, इसके बारे में बताया गया है। इस परीक्षण में अनेक अपूर्ण वाक्यों का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। पांचवा है व्यक्तकरण परीक्षण। यह एक सरल परीक्षण है जिसमें एक कागज के पन्ने पर किसी व्यक्ति का चित्रांकन करने के लिए कहा जाता है, इसके बारे में बताया गया है। व्याख्याओं के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जहाँ पर आपको 3 पॉइंट में समझाया गया है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 30 व्यवहार परक विश्लेषण के संबंध में विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। तो उसका उत्तर है व्यवहार परक विश्लेषण विभिन्न स्थितियों में व्यक्तित्व का व्यवहार हमें उसके व्यक्तित्व के बारे में सार्थक सूचनाएं प्रदान करता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। इसमें पहला है साक्षात्कार। व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए साक्षात्कार, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। दूसरा है प्रेक्षण। व्यवहार परक प्रेक्षण एक अन्य विधि है जिसका व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए अधिक उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। साक्षात्कार विधियों में निम्नलिखित सीमाएं पाई जाती हैं, यहाँ पर आपको 3 सीमाओं के बारे में बताया गया है। तीसरा है व्यवहार परक निर्धारण। शैक्षिक एवं औद्योगिक वातावरण में व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए व्यवहार परक निर्धारण का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। निर्धारण विधि की प्रमुख सीमाएं, यहाँ पर आपको कुछ सीमाएं बताई गई हैं। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट में इन सीमाओं के बारे में बताया गया है। चौथा है नाम निर्देशन। इस विधि का उपयोग प्राय समकक्षी मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पांचवा है स्थिति परक परीक्षण। व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्थिति परक परीक्षण निर्मित किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 31 व्यक्तित्व मापन से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। तो उसका उत्तर है व्यक्तित्व मापन अनेक गुणों व लक्षणों की संगठित इकाई है, इसके बारे में आपको बताया गया है। व्यक्तित्व मापन के उपयोग एवं लाभ के संबंध में वोटिंग, लैंगफील्ड और विल्ड ने अपने विचार व्यक्त किए। इन 4 पॉइंट में इन विचारों के बारे में आपको बताया गया है। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, इसमें पहला है व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियाँ, तीसरा है प्रक्षेपण विधियाँ, चौथा है मनोविश्लेषण विधियाँ। तो इसका उत्तर है व्यक्तिनिष्ठ विधियों के अंतर्गत यहाँ पर आपको चारों विधियों के अंतर्गत पॉइंट बताए गए हैं, इन सभी को आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 32 व्यक्तित्व मापन की निम्नलिखित विधियों के संबंध में संक्षेप में अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहला व्यक्तिगत परिसूची विधि, दूसरा मापदंड मूल्यांकन विधि, तीसरा मनोवैज्ञानिक विधि, चौथा तुलनात्मक विधि, पांचवा निरीक्षण विधि, छठा स्वतंत्र संपर्क विधि, सातवां समाजमिति विधि, आठवां बालकों का अंतर्बोध विधि, नवा सांख्यिकी विधि और 10वां विकासात्मक विधि। इन सभी के बारे में आपको इसका उत्तर है पहला व्यक्तिगत परिसूची विधि। विभिन्न प्रश्नों और कथनों की सूचियाँ तैयार की जाती है। यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए गए 5 पॉइंट में इन उदाहरण द्वारा आप समझ सकते हैं। दूसरा है मापदंड मूल्यांकन विधि में व्यक्ति के किसी विशेष गुण या कार्यकुशलता का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद में कुछ अन्य परीक्षण विधियाँ। तीसरा है मनोविश्लेषण विधि द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस विधि के प्रमुख दोष भी बताए गए हैं। चौथा है तुलनात्मक विधि, इसके बारे में बताया गया है। पांचवा है निरीक्षण विधि,
छठा है स्वतंत्र संपर्क विधि। सातवां समाजमिति विधि, इसमें व्यक्ति के सामाजिक गुणों का मापन किया जाता है। आठवां है बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, ये परीक्षण बालकों के लिए है। नौवां है सांख्यिकी विधि। 10वां है विकासात्मक विधि, इस विधि की प्रक्रिया अवधि लंबी रहती है। प्रश्न क्रमांक 33, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि क्या है? इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित करते हैं? अथवा व्यक्तित्व मापन की किसी एक प्रक्षेपी विधि की व्याख्या कीजिए। अथवा रोसा परीक्षा टेस्ट क्या है, इसके क्या निष्कर्ष निकाले जाते हैं? अथवा प्रक्षेपण क्या है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है प्रक्षेपण विधि। थारपे एवं शमलर के अनुसार प्रक्षेपण विधि के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में रोषाशाही धब्बा परीक्षण तथा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण प्रचलित है, इसके बारे में बताया गया। इसमें पहला है रोषा परीक्षा। यह इसका प्रयोग सर्वप्रथम स्विट्ज़रलैंड में किया गया था और इसे हरमन रोशा ने किया था। इसके बाद में इसके कुछ निष्कर्ष निकाले गए। इन 4 निष्कर्षों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। दूसरा है प्रसंगात्मक आत्म प्रत्यक्षीकरण परीक्षा। इसका निर्माण मॉर्गन और मुरे ने किया था, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 34, साक्षात्कार की परिभाषाएं दीजिए और सामाजिक सर्वेक्षण में उसकी सीमाओं की विवेचना कीजिए। अथवा साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए। सामाजिक अनुसंधान की प्राविधि के रूप में इसकी सीमाओं का विवेचन कीजिए। अथवा साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, साक्षात्कार की प्रमुख सीमाओं या दोषों का वर्णन कीजिए। अथवा साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए सफल या अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुणों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ है प्रत्यक्ष से आमने सामने रहकर किसी व्यक्ति से संपर्क कर वार्तालाप करना। इसके बाद में यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा दी गई है। साक्षात्कार के दोष या सीमाएं। साक्षात्कार पद्धति की कुछ अपनी सीमाएं हैं। इसमें पहला है दोषपूर्ण स्मरण शक्ति। दूसरा है मूल्यों में भिन्नता। तीसरा है पक्षपात की संभावना। चौथा है हीनता की भावना। पांचवा है अवैज्ञानिक प्राविधि। छठा है अनावश्यक सूचनाएं। सातवां है साक्षात्कारकर्ता पर निर्भरता। आठवां है अधिक खर्चीली। नवा प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ताओं की समस्या। 10वां अशुद्ध रिपोर्ट। 11वां अविश्वसनीयता एवं अप्रामाणिक सूचनाएं। 12वां झूठी प्रतिष्ठा का भाव। इसके बाद में एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण। अनुसंधान के सभी प्रमुख गुण पाए जाते हैं जो कि निम्न है। यहाँ पर आपको 14 पॉइंट में बताया गया है कि एक अच्छी साक्षरता के अंतर्गत कौन कौन से गुण होने चाहिए। उसमें धैर्य, सहनशीलता, पर अनुकूल रहने की क्षमता, जिज्ञासु, सतर्क, आत्मनियंत्रण, कुशल, विनम्र, चतुर, ईमानदार, अध्ययन विषय के प्रति रुचि, समस्या की पूर्ण जानकारी, कठिन, परिश्रमी, मिलनसार, ये सभी गुण इसमें होने चाहिए। इन सभी को आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपकी इकाई 2 समाप्त होती है। इकाई 3 के लिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आकर देख सकते हैं। इकाई 3 व्यक्तित्व विकास के उभरते क्षेत्र। इसमें पहला क्वेश्चन है बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषाएं लिखिए। अथवा बुद्धि का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है बुद्धि। यहाँ पर आपको बुद्धि के अर्थ के बारे में बताया गया है। इसके बाद में कुछ परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहला है वुड्रो के अनुसार। दूसरा है वुडवर्थ के अनुसार। तीसरा है डियरवॉन के मतानुसार। चौथा है हैनमॉन के मतानुसार। पांचवा है बिने के शब्दों में। छठा है थांडाइक के शब्दों में। सातवां है पिंटरगर के अनुसार। आठवां है रायवन के अनुसार। इनके दृष्टिकोण के अनुसार बुद्धि की परिभाषाएं दी गई हैं।
इसके बाद में कुछ और परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें पहला है रेक्स व नाइट के मतानुसार, दूसरा है कॉल सनिक के मतानुसार। इसके बाद में बुद्धि के संबंध में नवीन विचार विकसित किए गए हैं, इसके बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद में बुद्धि की विशेषताएं, इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। यहाँ पर आपको 10 पॉइंट में बुद्धि की परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि पर वंश परंपरा और वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। बुद्धि व्यक्ति को विभेद की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि का विकास होता है। प्रश्न नंबर 2, बुद्धि के सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है बुद्धि के सिद्धांत। यहाँ पर आपको बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपको 6 बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। इन्हें हम विस्तार से पढ़ते हैं। इसमें पहला है एक तत्व सिद्धांत, इसका प्रतिपादन स्टर्न, बिने और टर्मन ने किया है। दूसरा है द्वि तत्व सिद्धांत, ये इसके प्रवर्तक स्पीयरमैन हैं। इनके अनुसार बुद्धि के 2 खंड हैं। पहला है सामान्य तत्व, इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। इसके बाद में विशेष तत्व, इसकी विशेषताएं आपको बताई गई है, उदाहरण द्वारा समझाया गया है यहाँ पर आपको। तीसरा है समूह तत्व सिद्धांत या 3 तत्व का सिद्धांत। चौथा है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन केली और थर्स्टन ने किया है। इसके बाद में 5वां है बहुतत्व सिद्धांत, इसका प्रतिपादन गॉडफ्रे थॉमसन ने किया है। छठा है क्रमिक विकास का सिद्धांत, बर्ड और बर्नर ने इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसमें प्रथम स्तर है सामान्य मानसिक योग्यताएं, द्वितीय स्तर पर सामान्य योग्यता के भेद बताए गए हैं, तृतीय स्तर पर इन योग्यताओं का विभाजन किया गया है, चतुर्थ पर विशेष मानसिक योग्यताएं बताई गई है। थॉर्नडाइक का मात्रा सिद्धांत भी आपको यहाँ पर बताया गया है। इसमें 2 पॉइंट बताई गई हैं। प्रश्न क्रमांक 3, बुद्धि से आप क्या समझते हैं? बुद्धि के बारे में क्या भ्रांतियाँ हैं और ये अधिगम से किस प्रकार संबंधित है, अथवा बुद्धि से संबंधित भ्रांतियाँ अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, समझाइए। तो इसका उत्तर है बुद्धि का प्रत्यय। बुद्धि का प्रत्यय जटिल होता है। आपको मनोवैज्ञानिक द्वारा परिभाषा यहाँ पर आपको दी गई है। बुद्धि संबंधित अवधारणा को आप समझ सकते हैं। इसके बाद में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। अमूर्त विचार करने की योग्यता, अधिगमन करने की क्षमता, वास्तविकता व तथ्य आधारित उत्तर देने की योग्यता। इसके बाद में बुद्धि की एक और व्यापक परिभाषा है, एक व्यक्ति बुद्धिमान तभी माना जाता है तब वह वातावरण के तत्वों के साथ कितनी प्रभावता से संबंधित होता है। इसके बाद में आपको यहाँ पर बुद्धि के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। आप इस वीडियो को रोककर इनको पढ़ सकते हैं। बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत हैं। यहाँ पर आपको 5 पॉइंट में इन तथ्यों के बारे में बताया गया है। इसके बाद में बुद्धि तथा अधिगमन में इसकी भूमिका, बुद्धि तथा अधिगम में इसकी भूमिका, इसके बारे में आपको बताया गया है। 6 पॉइंट में आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में आता है बुद्धि से संबंधित भ्रांतियाँ, जो कि निम्नवत हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में उपयुक्त भ्रांतियों का अधिगमन पर प्रभाव, कैसे प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। 5 पॉइंट में आपको बताया गया है। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि लब्धि IQ, सामवेकिक गुण EQ और आध्यात्मिक गुण SQ से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर आपको बुद्धि लब्धि IQ के बारे में बताया गया है कि ये क्या होती है। MA मानसिक आयु, CA कालानुक्रमिक आयु, इसके बारे में बताया गया है। दूसरा पॉइंट है सामवेकिक गुणक EQ, ये क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। ऑरिपोली ने इसके बारे में बताया है। डेविड कैरुसार ने इसके बारे में बताया है। इसके बाद में आती तीसरी आध्यात्मिक गुणक SQ। SQ को परम बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। आध्यात्मिक गुणक SQ बुद्धि लब्धि IQ तथा सामवेकिक गुणन का कुल योग है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि लब्धि सामवेकिक गुण और आध्यात्मिक गुणक में परस्पर संबंध पर प्रकाश डालिए, अथवा IQ, EQ तथा SQ के अंतर संबंध का वर्णन कीजिए, अथवा IQ, EQ तथा SQ का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, अथवा आध्यात्मिक गुणक SQ सामवेकिक गुणक EQ से किस प्रकार भिन्न है।
अथवा बुद्धिलब्धि IQ, सांवेगिक गुणक EQ और आध्यात्मिक गुणक SQ में तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर है बुद्धिलब्धि IQ, सांवेगिक गुणक EQ और आध्यात्मिक गुणक SQ में संबंध, जो कि निम्न प्रकार से हैं, जहाँ पर आपको 3 पॉइंट में इन संबंधों के बारे में बताया गया है। IQ प्लस AQ इजिकल टू SQ। इसके बाद में आपको यहाँ पर तुलना भी बताई गई है। IQ, EQ और SQ की क्रियाकलाप के द्वारा यहाँ पर आपको तुलना भी बताई गई है। प्रश्न क्रमांक 6, वर्तमान संबंध में बहुबुद्धि का सिद्धांत के महत्व को समझाइए। इसका उत्तर है बहुबुद्धि। वर्ष 1983 में हॉवर्ड गार्डनर ने प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धि को बहुबुद्धि के सिद्धांत में पहचाना। इसके बारे में आपको बताया गया है। इस सिद्धांत को हम निम्न तालिका द्वारा बहुबुद्धि के क्रियाकलाप स्वरूप को दर्शा सकते हैं। इसमें बुद्धिच्छेद, शाब्दिक भाषा विज्ञान, तार्किक, गणितज्ञ, स्थानिक, शारीरिक, गत्यात्मकता, संगीतात्मक, अंतःवैयक्तिक, प्रकृतिवादी और अस्तिवादी उदाहरण के माध्यम से इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7, बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, अथवा बुद्धि परीक्षण के कौन कौन से प्रकार हैं, कुछ बुद्धि परीक्षाओं का वर्णन कीजिए, अथवा बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता, प्रकार एवं उपयोगिता का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है बुद्धि परीक्षणों के प्रकार और उनकी उपयोगिता। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षा। इसके बाद में मौखिक या भाषा संबंधी परीक्षा तथा क्रियात्मक और भाषा रहित परीक्षा। इसके बाद में भाषात्मक परीक्षा, इसके बारे में आपको बताया गया है। दूसरा है क्रियात्मक परीक्षा, इसके द्वारा मूर्ति बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। बुद्धि परीक्षाएं, इसमें पहला है बिने साइमन की बुद्धि स्केल। इसका सर्वप्रथम सफल प्रयास अल्फ्रेड बिने ने किया था। इसके बाद में दूसरा है स्टैनफोर्ड बिने स्केल। यह स्केल 2 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसके बारे में बताया है। इसके बाद में तीसरा है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षा। यह परीक्षा 14 वर्ष तक के बालकों के लिए तैयार की गई। चौथा है वेशलर वैल्यू परीक्षा। यह 10 से 60 वर्ष तक की आयु के लोगों की बुद्धि परीक्षा के लिए निर्मित की गई है। पांचवा है सामूहिक भाषात्मक परीक्षा। इसके अंतर्गत आर्मी अल्फा परीक्षा तथा सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षा प्रमुख है। इसके बाद में छठा है सामूहिक क्रियात्मक परीक्षाएं, आर्मी बीटा टेस्ट व शिकागो क्रियात्मक परीक्षा। इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 8, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, संक्षेप में बताइए, अथवा बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। उत्तर, बुद्धि के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण। इसमें पहला है बिने साइमन ने बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया। इसमें पहला है मानसिक आयु, दूसरा है बुद्धि लब्धि IQ। टर्मन के परीक्षण आपको यहाँ पे बताए गए हैं। बुद्धि IQ ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर आपको बताया गया है, उदाहरण के द्वारा बताया गया है। इसके बाद में टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण निम्नानुसार किया। इसके बारे में बताया है। बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता, इसके बारे में उसकी उपयोगिता, बुद्धि परीक्षा की उपयोगिता के आधार हैं। इसमें पहला है सर्वोत्तम बालक का चयन, दूसरा है कक्षा के बालकों का वर्गीकरण, तीसरा है पिछड़े हुए बालकों की पहचान, चौथा है बाल अपराधी व समस्यात्मक बालकों का सुधार, पांचवा बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान, छठा व्यावसायिक योग्यताओं का अनुमान, सातवां बालकों की कार्यक्षमता के अनुसार कार्य देना, आठवां बालकों की उपलब्धियों एवं भावी सफलताओं का ज्ञान प्राप्त करना, नवा शैक्षिक अपव्यय रोकने हेतु, दसवां बालकों के राष्ट्रीय बौद्धिक स्तर का ज्ञान। प्रश्न क्रमांक 9, व्यक्तित्व व सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।
अथवा व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में क्या अंतर है? इन दोनों परीक्षणों में कौन सा श्रेष्ठ है? इसका उत्तर है व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में निम्नलिखित अंतर है। यहाँ पर आपको एक तरफ व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरी तरफ सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बताया गया है। 14 पॉइंट में इनके अंतर के बारे में आपको बताया गया है। आप वीडियो को रोककर इन सभी को ध्यान से पढ़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, सृजनात्मकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उसकी प्रमुख परिभाषाएं लिखिए, अथवा सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है सृजनात्मकता का अर्थ। इस शब्द को अंग्रेजी के क्रिएटिविटी से बना है। इसके कई अर्थ हैं, सृजन करना, उत्पन्न करना, रचना करना, खोज करना। इसके बारे में आपको बताया गया है। इसके बाद में सृजनात्मकता की परिभाषाएं, यहाँ पर आपको कुछ परिभाषा दी गई है। इसमें पहला है स्टेन के अनुसार, दूसरा है अमेरिकी कवि रॉबर्ट फॉस्टर ने के अनुसार, तीसरा है मैटकिन के शब्दों में, चौथा है जेम्स ट्रेवर के अनुसार, पांचवा है सी.वी. गुड के शब्दों में। इसके बाद में उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर सृजनात्मक की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं। आपको यहाँ पर 5 पॉइंट में इसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। जे.पी. गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के 4 प्रमुख तत्व हैं। पहला, तत्कालीन स्थिति से परे जाने की योग्यता। दूसरा, समस्या की पुनर्व्याख्या। तीसरा, सामंजस्य। चौथा, दूसरों के विचारों में परिवर्तन करना। इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 11, सृजनात्मकता का क्या महत्व है, समझाइए, अथवा शिक्षा में सृजनात्मकता के महत्व को स्पष्ट कीजिए, अथवा सृजनात्मकता का क्या अर्थ है, शिक्षण में इसका क्या महत्व है। इसका उत्तर है सृजनात्मकता का महत्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है। यहाँ पर आपको 12 पॉइंट दिए गए हैं, इनसे इसके महत्व के बारे में बताया गया है। इसके बाद में टॉरेंस के अनुसार बालकों में 4 गुण होते हैं। पहला, निरंतरता, दूसरा वांछनीयता, तीसरा मौलिकता और चौथा विस्तार। इसी के साथ हमारी इकाई 3 समाप्त होती हैं। इसके पहले की 2 इकाई के पार्ट आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के सिलेबस के वीडियो के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।